अब तक आपने सुना कि अनुज का खून हो चुका है और उसका शक ब्रिजेश पर गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ब्रिजेश पर शक और तेज हो गया, क्योंकि इस मामले का पहला संदिग्ध वही था। अब पुलिस का काम और बढ़ गया था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। एक तरफ पुलिस ब्रिजेश के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी, दूसरी तरफ हृदयलाल ब्रिजेश को बचाने के लिए अपने वकील के साथ मेहनत से लगे हुए थे। ब्रिजेश की किस्मत अच्छी थी कि हृदयलाल का वकील माधवराव वाकई में एक होनहार और काबिल वकील था। उसने केस फाइल होने की पहली तारीख में ही यह साबित कर दिया कि जिस वक्त अनुज की मौत हुई उस वक्त ब्रिजेश अपनी फैक्ट्री में काम पर था, और उसके पूरे सबूत, पूरा रिकॉर्ड माधवराव ने अदालत में पेश किया। अदालत ने ब्रिजेश को छोड़ दिया। ब्रिजेश के अलावा जो गिने चुने संदिग्ध थे उनके खिलाफ भी पुलिस कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई। ये बात तो तय थी कि अनुज का खून हुआ था, लेकिन अगर खून ब्रिजेश ने नहीं किया तो अनुज का खून किसने किया था? इस बात को जानना तो हृदयलाल भी चाहते थे, लेकिन उनकी प्राथमिकता पर ब्रिजेश था। पुलिस ने एक एक करके कुमुद, भोला और गांव के कुछ लोगों को संदिग्धों की सूची में डाला, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अनुज का मरना गांव की सुर्खियों में हमेशा बना रहता था। लोग तरह तरह की बातें करते। गांव के चौपाल पर तरह तरह की कहानियां बनने लगीं। अरे, मुझे तो लगता है अनुज को ब्रिजेश ने ही मारा होगा। अनुज के रहते उसे उसकी बीवी पार्वती कैसे मिलती? और वैसे भी ब्रिजेश और पार्वती के किस्से तो सबने सुने ही हैं। हुक्के का कश लगाते हुए चौपाल की चाय की दुकान पर बैठे एक आदमी ने कहा, कैसी बात कर रहे हो कांतिलाल चाचा? ब्रिजेश के बारे में पूरा गांव जानता है। होनहार और मेहनती है। बुजुर्ग तो छोड़ दो, गांव के किसी अपने से छोटे उम्र के इंसान से भी कभी गलत बात नहीं करता। उसमें कमी निकाल रहे हो आप। लग रहा है उसकी फैक्ट्री और उसकी तरक्की अच्छी नहीं लग रही आपको। कांतिलाल के पास ही बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए हीरा ने कहा, बकवास मत कर हीरा, मुझे भला क्यों बुरा लगेगी उसकी तरक्की? मैं तो अंदाजा लगा रहा था। उसने नहीं मारा तो किसी और के पास क्या वजह होगी सरपंच के बेटे को मारने की? कांतिलाल ने झेंपते हुए कहा, वजह तो बहुत हो सकती है गुरु। आजकल किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलता। अब तुम ही देखो ना, मेरी ही दुकान पर सुबह से शाम तक तरह तरह के आदमी आते हैं और सबकी अपनी अपनी अलग और अलबेली कहानियां होती हैं। चाय के पतीले में चाय खौलाते हुए मोनू बोला। मोनू की बात सुनकर हीरा बोला, सही बात है, किसके मन में क्या चल रहा है ये तो वही जाने। और वैसे भी पुलिस तो लेके गई थी ना ब्रिजेश को, अदालत बेइज्जती करवा के आ गई। ना कोई सबूत, ना कोई गवाह, उल्टे वकील ने ही पुलिस की किरकिरी कर दी। और अब रही बात पार्वती की, वो तो ब्रिजेश पार्वती से पहले से ही शादी करने वाला था, और ये तो कि किसी और का बच्चा पेट में होते हुए वो उसको अपना रहा है। कांतिलाल ने हीरा की बात पर सहमति में सर हिलाया। इस तरह की बातें गांव के गली, चौपालों और नुक्कड़ों पर आम हो चली थीं। ब्रिजेश वापस अपने घर आ चुका था। कुछ दिन तक तो वह भी डिस्टर्ब रहा, लेकिन फिर वह अपने काम पर लग गया। हृदयलाल की तबीयत में अब काफी सुधार आ चुका था और कमला भी हृदयलाल का बहुत ध्यान रखती थी। उधर पार्वती की डिलीवरी का टाइम नजदीक आता जा रहा था। ब्रिजेश और पार्वती की जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव हो चुके थे कि इन सब घटनाओं के बाद पार्वती और ब्रिजेश की शादी करने की बात की पहल ना तो हृदयलाल कर पा रहे थे और ना ही मथुरा प्रसाद, लेकिन दोनों की शादी तो होनी थी। अभी उसे आराम की जरूरत है काकी। शादी का क्या है, शादी तो थोड़े दिन बाद भी हो जाएगी, ब्रिजेश ने कमला का हाथ पकड़ते हुए कहा, जब कमला ब्रिजेश से पार्वती से शादी करने की बात कर रही थी। तेरी जैसी मर्जी, कमला ने ब्रिजेश के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अब यह तय हो चुका था कि पहले पार्वती बच्चे को जन्म देगी, उसके बाद ब्रिजेश और पार्वती शादी करेंगे। ब्रिजेश को अपनी फैक्ट्री के काम के लिए कुछ दिन के लिए शहर जाना था। वह पार्वती से मिलने उसके घर गया। मथुरा प्रसाद के घर में ब्रिजेश का एक जमाई की तरह ही स्वागत हुआ। खान पान के बाद श्यामा देवी ने ब्रिजेश को पार्वती से बात करने के लिए अकेले छोड़ दिया। पार्वती बालकनी की तरफ मुंह करके बैठी थी।
उसकी जुल्फें उसकी कमर तक लहरा रही थीं और उसकी पतली सुराही जैसी गर्दन दूर से ही चमक रही थी। ब्रिजेश ने पार्वती को प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, सुनो पार्वती, मैं एक जरूरी काम से शहर जा रहा हूं। काम बहुत जरूरी है। शहर से वापस 2 दिन बाद ही लौट पाऊंगा। तुम्हें बताने के लिए आया था। तुम्हें कुछ चाहिए शहर से? ब्रिजेश ने झिझकते हुए पूछा। पार्वती कुछ नहीं बोली। बस उसने अपने पल्लू को जोर से अपने हाथों में कस लिया, जैसे वो ब्रिजेश को जाने नहीं देना चाहती हो। पार्वती की चुप्पी को समझकर ब्रिजेश जाने के लिए जैसे ही पीछे घुमा, पार्वती ने दबी आवाज में कहा, कोशिश करना जल्दी आने की। पार्वती की आवाज और उस आवाज में अपने लिए फिक्र देखकर ब्रिजेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने पलट कर कहा, तुम कहो तो मैं नहीं जाता। ब्रिजेश की बात सुनकर पार्वती की हंसी छूट गई। पार्वती के इस खिलखिलाते रूप को देखे हुए ब्रिजेश को एक अरसा हो गया था। पार्वती को खुश देखकर ब्रिजेश को बहुत अच्छा लगा। खिलखिलाती हुई पार्वती के लहराते हुए बालों के पीछे चमकती हुई उसकी पतली गर्दन को देखकर ब्रिजेश से रहा नहीं गया। उसने अपने हाथ से पार्वती के बालों को उसकी गर्दन से पीछे की तरफ सरका दिया। पार्वती के बदन में एक सिरहन सी भर गई। वो जैसे जम गई थी, लेकिन ये सिरहन उसे सुकून दे रही थी, जैसे वो खुद चाहती हो कि ब्रिजेश और उसके बीच अब कोई दूरियां ना रहे। ब्रिजेश ने पार्वती की मौन सहमति पाकर पीछे के उसके कान के पास आकर उसे चूम लिया। पार्वती पलटकर ब्रिजेश से लिपट जाना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आप को रोका और कुछ नहीं बोली। ब्रिजेश इस पल को गंवाना नहीं चाहता था, लेकिन इस वक्त उसका जाना जरूरी था। पार्वती के कान में जल्दी लौटने का वादा करके ब्रिजेश चला गया। इधर जब अनुज की मौत को लेकर कोई खास सबूत और जानकारी नहीं मिल रही थी, तो पुलिस ने भी छानबीन करना अब कम कर दिया था, लेकिन सबूतों की तलाश अब भी जारी थी। ब्रिजेश को शहर गए अभी 2 दिन हुए थे कि अचानक से पार्वती के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। कमला ने पार्वती को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे के जन्म का समय हो गया है। हृदयलाल और पार्वती के माँ बाप भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गए। उधर पार्वती दर्द में भी ब्रिजेश का ही नाम ले रही थी। उधर हृदयलाल ब्रिजेश को शहर खबर भिजवाते हैं, बेटा ब्रिजेश, पार्वती के पेट में कल रात से बहुत तेज दर्द होने लगा। हम सभी उसको हॉस्पिटल लेकर आए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा कभी भी जन्म ले सकता है। तुम चिंता मत करना, हम सभी हैं यहाँ। तू बस जल्दी काम खत्म करके घर वापस चला आ। ब्रिजेश ने अपनी काका की बात सुनी। वो इस खबर से बहुत खुश हुआ, मगर अंदर ही अंदर उसे पार्वती की तबीयत की भी चिंता हो गई। वो बस जल्दी से जल्दी पार्वती के पास पहुंचना चाहता था। पार्वती ने दर्द सहते हुए एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। जब डॉक्टर साहब ने बेटी को हृदयलाल को सौंपा, तो सबके चेहरे पर चमक आ गई। बधाई हो मधुरू, तू तो नाना बन गया यार, और मैं दादा। घर में लक्ष्मी आई है। पार्वती का और घर के सभी लोगों का इंतजार खत्म हुआ। ब्रिजेश जैसे ही गांव में घुसा, सभी उसे बधाइयां देने लगे। हृदयलाल ने ब्रिजेश को सीने से लगा लिया। बधाई हो बेटा, घर में प्यारी सी बिटिया हुई है। ब्रिजेश ने काका काकी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। श्यामा देवी और मथुरा प्रसाद ने भी ब्रिजेश की बलैयां ली और उसे ढेर सारा प्यार दिया। कमला ने कहा, जा बेटा, पार्वती न जाने कब से तेरा इंतजार कर रही है। ब्रिजेश ने तेज कदमों से पार्वती की तरफ रुख किया। पार्वती बिस्तर पर लेटी हुई थी और बिटिया उसके बाजू में लेटी थी। जैसे ही पार्वती ने ब्रिजेश को देखा, पार्वती की खुशी से आंखें भर गईं। उसने उठने की कोशिश की, मगर ब्रिजेश ने उसे न उठने की सलाह दी और उसका प्यार से माथा चूमते हुए कहा, पारो मैं अब आ गया हूं। अब कभी तुम्हें ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, और अब हमें दुनिया में कभी कोई अलग नहीं कर सकता। तुम बस जल्दी ठीक हो जाओ। पार्वती ने ब्रिजेश का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसे चूम लिया। ब्रिजेश ने अपनी बेटी की तरफ देखा और उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, पारो, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे लगती हैं। कितनी प्यारी है हमारी लाडो रानी। पार्वती ने बीच में ही ब्रिजेश की बात को काटते हुए कहा।
हाँ, है तो बहुत सुंदर, मगर उसकी नाक तो तुम्हारे जैसे लगती है मुझे। एकदम नकछिड़ी है, वो भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। इतना कहकर ब्रिजेश जोर जोर से हंसने लगा और पार्वती भी उसे देखकर हंसने लगी। न जाने कितने अरसों बाद दोनों ऐसे खिलखिलाकर हंसे होंगे। उन दोनों की हंसने की आवाज सुनकर सब लोग भी उनके कमरे में आ गए और उन दोनों को खिलखिलाते हुए देखकर सभी के आंखों में खुशी के आंसू डबडबा गए। हृदयलाल ने कहा, बेटी के जन्म की खुशी में पूरे गांव में उत्सव होना चाहिए। सब लोगों ने इस बात की सहमति दी और बेटी के जन्म के 21 दिन बाद एक समारोह रखा गया। आसपास के सभी गांव में निमंत्रण भेजा गया। परिवार उत्सव में डूबा हुआ था। उधर पार्वती तैयार हो रही थी। सुर्ख लाल साड़ी पहने, 16 श्रृंगार किए हुए वो खुद को आईने में निहार रही थी। उसे ब्रिजेश का ख्याल आ रहा था। तभी ब्रिजेश कमरे में आ गया और बोला, मेरे बारे में सोच रही हो ना? उसे लगा उसकी चोरी पकड़ी गई है। ब्रिजेश पार्वती को देखकर उसे देखता ही रह गया। उसने पार्वती को बाहों में भर लिया और कहा, तुम जैसा रूपवान कोई है और न कोई होगा। मैंने जब तुम्हें पहली बार अपने खेत से गुजरते देखा था, तब से ही तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। न जाने कैसे मैं खुद को तुम्हारे पास आने से रोक पाता हूं। मैं बस अब तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूं और तुम्हें जी भर के प्यार करना चाहता हूं। जीवन की सारी खुशियां तुम्हें देना चाहता हूं। देखो, पारों में तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। जरा मेरे लिए अपनी आंखें बंद करो। ब्रिजेश ने उसके बालों में गजरा लगाते हुए हौले से उसके कान में कहा, बस पार्वती, कुछ दिन की आस और बाकी है हमारे बीच में। फिर यह दूरियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तुम सिर्फ मेरी हो जाओगी और मैं तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा, सदा सदा के लिए। ब्रिजेश की गरम गरम सांसें जब पार्वती के कानों में से टकराई, उसके तन बदन में एक बिजली सी कौंध गई और वो इतना सुनकर सिमटते हुए ब्रिजेश की बाहों में लिपट गई। ब्रिजेश ने भी उसे कसकर बाहों में जकड़ लिया। बहुत देर तक वो दोनों ऐसे ही लिपटे रहे, एक दूसरे की सांसों को और एक दूसरे की दिल की धड़कनों को महसूस करते रहे। तभी ब्रिजेश ने उसकी भीगी भीगी पलकों को अपने होठों से चूम लिया और अब वो पार्वती के होठों पर अपने होठों की अमिट छाप देना चाहता था। उसे कसकर चूमना चाहता था। पार्वती ने भी इस बात कर विरोध नहीं किया। उसने भी अपने होठों को ब्रिजेश के होठों पर रखकर अपनी स्वीकृति दे दी थी। ब्रिजेश ने पार्वती को इस तरह चूमा कि पार्वती अब पूरी तरह से ब्रिजेश के प्यार में खो चुकी थी। तभी अचानक काकी की आवाज ब्रिजेश के कानों में गई और दोनों ने एक दूसरे को इस बंधन से अलग किया। सभी ने धूमधाम से बिटिया का जन्मोत्सव मनाया और बिटिया का नाम गंगा रखा, ब्रिजेश और पार्वती के पवित्र रिश्ते की निशानी। सभी ने गंगा के नाम के हुंकारे भरे। उसी उत्सव में ही हृदयलाल ने पूर्णिमा के दिन ब्रिजेश और पार्वती की शादी का ऐलान कर दिया। अब खुशी का माहौल दुगना हो गया था। शादी की तैयारी शुरू हुई और शादी का दिन करीब आ गया। पार्वती और ब्रिजेश की शादी आखिरकार धूमधाम से संपन्न हुई। हृदयलाल और कमल के चेहरे पर एक संतुष्टि थी। साथ ही साथ मथुरा प्रसाद और श्यामा देवी के चेहरे पर भी राहत की सांस थी। पूरा गांव भी ब्रिजेश और पार्वती के लिए खुश था, जैसे कि वह भी चाहते थे कि पार्वती और ब्रिजेश जल्दी से परिणय सूत्र में बंध जाए और उनकी यह परेशानियों का कठिन दौर भी खत्म हो जाए। ब्रिजेश और पार्वती ने जब एक दूसरे को इस तरह देखा कि जैसे उनका यह वनवास अब खत्म हो चुका है, आखिरकार अब वह घड़ी आ गई जिसकी राह उन दोनों ने कब से देख रखी थी। पार्वती अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी, खुद को समेटे हुए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी नजरें दरवाजे की तरफ टिकी हुई थीं। ब्रिजेश के कदमों की आहट सुनकर पार्वती ने दोनों हाथों से अपने घुटनों को भींच लिया। ब्रिजेश ने पार्वती का घूंघट उठाया और उससे देखते हुए कहा, देखो पार्वती, आज हम दोनों एक दूसरे के हो गए हैं। पार्वती की आंखें शर्म से झुकी हुई थीं और उसके गुलाबी गाल लाल होकर और चमक रहे थे। ब्रिजेश ने पार्वती के माथे को चूमा तो
तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। ब्रजेश ने फिर उसकी आंखों को चूमा। पार्वती शर्मा गई। पार्वती की सहमति पाकर जैसे ही ब्रजेश ने उसके होठों को चूमने की कोशिश की, वैसे ही पार्वती ने अपना हाथ ब्रजेश के होठों पर रख दिया। ब्रजेश ने अपने कुर्ते की जेब से पार्वती के लिए अंगूठी निकाली और उसे पहनाते हुए कहा, यह तुम्हारे और मेरे प्यार की निशानी है। मेरी तरफ से पहला तोहफा तुम्हारे लिए। पार्वती ने भी ब्रजेश से कहा, मैंने न जाने तुम्हें कितनी तकलीफें पहुंचाई है और तुमने हमेशा ही मेरा एक चट्टान की तरह ढाल बनकर साथ दिया है। आज अगर मैं खुश हूं और अपने जीवन की सारी खुशियों को अपने दामन ने समेटे हुए हूं, उसका सारा कारण तुम ही हो ब्रजेश। हो सके तो मेरी नादानी और मेरी गलतियों को माफ कर देना। पार्वती ने हाथों को जोड़ते हुए ब्रजेश से कहा, अरे पगली, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हम तुम अलग नहीं हैं, भूल जाओ पिछली बातों को। पार्वती के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ब्रजेश ने पार्वती को अपनी बाहों में भर लिया। आज पार्वती ब्रजेश की बाहों में सुकून पा रही थी। दोनों इस हसीन रात को यूं बिताना नहीं चाह रहे थे, वह चाह रहे थे कि यह रात उनके जीवन की सबसे खूबसूरत रात हो। और वैसा ही हुआ। ब्रजेश ने भी पार्वती को जी भर के प्यार किया और पार्वती ने भी अब खुद को ब्रजेश को पूरी तरह से सौंप दिया था। पार्वती ब्रजेश की बाहों में टूटकर बिखर जाना चाहती थी। पार्वती की मादक सिसकियां ब्रजेश को और भी ज्यादा पागल बना रही थी। ब्रजेश मदहोश होकर पार्वती को टूटकर प्यार कर रहा था। उन्हें वो चरम सुख मिल रहा था जिसका इंतजार न जाने कब से उन दोनों को था। आखिर ब्रजेश और पार्वती की सुहागरात आज पूरी हो रही थी। पार्वती महसूस कर रही थी कि जैसे एक नदी अपनी लंबी यात्रा करके समंदर में जा मिलती है। आज पार्वती ब्रजेश के प्यार से संपूर्ण हो चुकी थी और ब्रजेश की मंजिल पार्वती आज उसके प्रेम में डूबी हुई थी। दोनों के चेहरे पर संतुष्टि थी। ब्रजेश पार्वती को आज अपना बना चुका था। इन सब के बीच में हृदयलाल ने देखा कि अनुज के मरने के बाद से कमला गुमसुम सी रहने लगी थी। एक रात अपनी खाट पर लेटे लेटे खुले आसमान की तरफ देखते हुए हृदयलाल ने कहा, पुलिस ने जिस जिस के खिलाफ इन्वेस्टिगेट किया है उनमें से कोई भी अनुज का कातिल नहीं है और रिपोर्ट कहती है कि जब अनुज की मौत हुई तो वहां पर कोई और भी था। पता नहीं कौन होगा जिसने अनुज से अपनी दुश्मनी निकाली। उसका मरना जीना हमारे लिए अब एक बराबर है, लेकिन इतना तो पता चले कि उसको मारा किसने। हृदयलाल ने आसमान की ओर टकटकी लगाते हुए कहा। हृदयलाल को उम्मीद थी कि कमला कुछ बोलेगी, लेकिन कमला ने कुछ नहीं बोला। हृदयलाल को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने कमला की तरफ पलटकर देखा तो कमला उन्हीं की तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी। कमला की आंखों में हृदयलाल को एक चमक सी दिखाई दी जो इतने दिनों से उसके खालीपन के अंधेरे को हटा रही थी। हृदयलाल को यह समझते देर ना लगी कि कमला उनसे कुछ कहना चाहती है। कमला उसी टकटकी भरी नजर से देखते हुए बोली, किसी के खिलाफ सबूत इसलिए नहीं मिला क्योंकि उस रात अनुज के पास उनमें से कोई नहीं था। उस रात अनुज के पास मैं थी। ये सुनकर हृदयलाल चौंक गए। कमला ने आगे बताते हुए कहा, मैं उसे मेले में ही मिलकर समझाना चाहती थी, लेकिन उस रात मेले में मैंने कुमुद को अकेला देखा तो मैं समझ गई कि अनुज उसके साथ नहीं आया है और वह घर पर ही मिलेगा। मैं गई तो थी उसे समझाने। शायद मुझे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं उसे अपने परिवार का थोड़ा तो लिहाज होगा, लेकिन वह इतना बदतमीज था। उससे बात करते हुए लगा ही नहीं कि वह मेरा अपना खून है। वह किसी पराये से भी ज्यादा पराया लग रहा था। उसने मुझे धमकी दी कि वह पारो की जिंदगी तो बर्बाद करेगा ही, उसके आने वाले बच्चे की जिंदगी भी बर्बाद कर देगा और उसके बाद वह ब्रजेश से अपना बदला लेगा। हद तो तब हो गई जब उसने आपके लिए भी अपशब्द कहे। सुनो जी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपका अपमान नहीं। मुझे भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रहा, पर मुझे पता था मैं क्या कर रही हूं। मैंने वहां पर रखा डंडा उसके पैर पर मार दिया। वो नशे में तो था ही, लड़खड़ा कर गिर पड़ा और सीढ़ी से उसका सर टकरा गया। मेरा बेटा मेरे सामने ही मर गया। मैं रो रही थी, लेकिन वह इतना बड़ा राक्षस बन चुका था कि मुझे उसकी मौत का अफसोस नहीं हो रहा था। शायद आपको गलत लगे, लेकिन मैंने जो किया सही किया।
कहते कहते कमला सिसक कर रो पड़ी। हृदयलाल ने रोते हुए कमला को अपने सीने से लगा लिया। तू रो क्यों रही है कमला? तूने जो किया है उसे करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। अपने बेटे को राक्षस बनता हुआ देख। तूने जो हिम्मत दिखाई है वह शायद ही कोई दिखा पाएगा। तू रो मत कमला, हमारे बेटे का यह राज अब हमारे ही बीच रहेगा। इस परिवार के लिए तूने जो किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। हृदयलाल के कांपते हुए बूढ़े हाथ कमला को चुप करा रहे थे। कमल के सीने पर पड़ा यह बोझ अब उतर चुका था। कमल और हृदयलाल अब पूरी तरह से निश्चित हो चुके थे कि अब इस परिवार में हमेशा हमेशा के लिए सुख और शांति होगी।